एक घर जैसा एहसास, अपनेपन से भरा हुआ, एसी, वाईफाई, लिफ्ट, स्वच्छ एवं क्लीन रूम, सारी आधुनिक सुविधाओं युक्त सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, अ होम अवे फ्रॉम होम। A664 सिद्धार्थ नगर, ए ब्लॉक, जयपुर। BCM रॉयल रेजिडेंसी की एक यूनिट। पार्टी एवं फंक्शंस के लिए हॉल, 150 से 250 मेहमानों के लिए विशाल और भव्य बैंक्वेट, जन्मदिन से लेकर हर छोटे बड़े समारोह के लिए उपयुक्त, जाक भात, हल्दी, जलवा जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों के लिए खास व्यवस्था, पार्टी, रिसेप्शन, विवाह, रिंग सेरेमनी आदि के लिए आदर्श स्थल, सुंदर और उचित लाइटिंग की पूरी व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी मेन्यू और केटरिंग की सुविधा, टेबल और कुर्सियों की संपूर्ण सुविधा, बूफे टेबल्स की सेवा, राउंड टेबल्स की भी विशेष व्यवस्था। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9711110897 और 9414961234, लैंडलाइन 01414076 सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, जहां हर पल हो खास और हर आयोजन बने यादगार। एक घर जैसा एहसास, अपनेपन से भरा हुआ, एसी, वाईफाई, लिफ्ट, स्वच्छ एवं क्लीन रूम, सारी आधुनिक सुविधाओं युक्त सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, अ होम अवे फ्रॉम होम। A664 सिद्धार्थ नगर, ए ब्लॉक, जयपुर। BCM रॉयल रेजिडेंसी की एक यूनिट। पार्टी एवं फंक्शंस के लिए हॉल, 150 से 250 मेहमानों के लिए विशाल और भव्य बैंक्वेट, जन्मदिन से लेकर हर छोटे बड़े समारोह के लिए उपयुक्त, जाक भात, हल्दी, जलवा जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों के लिए खास व्यवस्था, पार्टी, रिसेप्शन, विवाह, रिंग सेरेमनी आदि के लिए आदर्श स्थल, सुंदर और उचित लाइटिंग की पूरी व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी मेन्यू और केटरिंग की सुविधा, टेबल और कुर्सियों की संपूर्ण सुविधा, बूफे टेबल्स की सेवा, राउंड टेबल्स की भी विशेष व्यवस्था। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9711110897 और 9414961234, लैंडलाइन 01414076 सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, जहां हर पल हो खास और हर आयोजन बने यादगार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या बात है, क्या एनर्जी है, किस लेवल ऑफ एनर्जी से आप लोग आए हैं। एक बार जोरों से शोरों से अपने लिए तालियां बजा दीजिए, एक बार जोरों से बजा दीजिए। ऐसा अमूमन कहा जाता है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। बड़ा गर्व होता है ये आप लोगों से सुन करके कि आप ये कहते हैं कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम बसा हुआ नहीं है, हमारे दिलों पे राज करता है। इतने सालों से आप इतना प्यार देते हैं, दूर दूर कोनों से आप यहाँ पर आकर के प्रश्नोत्तरी का हिस्सा बनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कारण की अगर हम बात करें प्रश्नोत्तरी की, तो आप जानते हैं यहाँ से सवाल आते हैं और आप उसका जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक पे आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। हम इस बात से अग्री करेंगे कि एक दिन हमें भी इतिहास बनना है। वील बी अ हिस्ट्री वन डे। बहुत सारे लोग इतिहास बन चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियतें जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया, उन्होंने सिर्फ इतिहास बन के नहीं दिखाया, इतिहास बनाकर दिखाया, इतिहास रचा, हम लोगों को प्रेरणा दी, आज तक दे रहे हैं। ऐसी एक महान शख्सियत जिसको हम बहुत मानते हैं, उनके विचारों पे हम हमेशा चाहते हैं कि हम चले, जिससे हमारा उत्थान हो, भारत का उत्थान हो। बल्कि ये कहना गलत नहीं है कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में, यानी वर्ल्ड वाइड आपको बहुत ज़्यादा माना जाता है। आपके मार्गदर्शन आज भी लोग चलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिनको हम बहुत प्यार से जानते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोगों से गुजारिश है खड़े हो जाएं और उनके लिए जोरों से शोरों से एक बार तालियां बजा दीजिए प्लीज।
देखिए, जब बाबा साहेब की हम बात करते हैं तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात कर रहे होते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखते हम आए हैं और आज भी हम सीख रहे हैं। फिर आप अगर हम बात करें जिस तरह से उन्होंने पूरा अपने आप को दे दिया एक न्याय के प्रति या समानता के प्रति। अपने आप को देने का मतलब है अपना सब कुछ देना, अपनी नॉलेज देना, अपना समय देना, अपना ज्ञान लोगों तक बांटना, जिससे कि हम समाज में सबको समानता दे सकें। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आज जो राइट्स हम लोग एंजॉय करते हैं, आपका उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक बार वापस से बाबा साहिब के लिए तालियां प्लीज जोरदार हो जाएं। सो बिफोर आई विल स्टार्ट द क्विज यानी प्रश्नोत्तरी, जिससे पहले स्टार्ट करूँ कि यहाँ से सवाल आएंगे, आप जवाब देंगे हाथ खड़ा करके। उससे पहले हमारे देश की एक परंपरा रही है जिसको हम दूरदर्शन में भी निभाते हैं, और वो है अतिथि देवो भव। क्या मतलब होता है अतिथि देवो भव का? भगवान स्वरूप होते हैं गेस्ट, राइट? तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सतीश देपाल जी, आप उप महानिदेशक अभियांत्रिकी हैं दूरदर्शन केंद्र जयपुर। तालियां प्लीज एक बार सर के लिए जोरदार होनी चाहिए। आज अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि हम दूरदर्शन स्टूडियो प्रांगण में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रश्नोत्तरी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और मैं इस अवसर पर विभिन्न हमारे राजकीय कॉलेजेस के जो स्टूडेंट छात्र जो आए हैं हमारे इस प्रश्नोत्तरी में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दूरदर्शन परिवार की ओर से उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारीगण GL वर्मा जी और आज के जो आयोजन में जो पधारे हमारे प्रोफेसर्स कॉलेज के, और हमारे जो है आज के आयोजक हमारे भागचंद जी मीना साहब, मैं सबका जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे और वे एक आधुनिक भारत के भी निर्माता थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो है एक ऐसा संविधान दिया जो देश की आपातकालीन एवं शांतिकालीन दोनों व्यवस्थाओं में एक समाधान देता है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया उसमें संविधान में सबको एक समानता का अधिकार दिया और सभी एक भारतीय नागरिक को एक वोट का अधिकार दिया। और इसमें सबसे जो अच्छी खासियत रही, संविधान के लागू होने के साथ ही महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार मिला। जैसा कि हम देखते हैं कि जो विश्व के अन्य उन्नत देश हैं जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, वहाँ पे महिलाओं को जो है वोटिंग के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। उनको करीब करीब 60 साल बाद में जो है उनको वोटिंग का अधिकार मिला उनके देशों में। तो इसमें देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक समानता का जो है सूत्रपात किया। और इसके अलावा जो महिलाओं का जो वेतन है वो पुरुषों के बराबर करना और कार्य के समान घंटे, और उसके अलावा जो है महिलाओं के लिए जो है रात्रिकालीन जो कल कारखानों में जो महिलाएं काम करती थी उनके लिए रात्रिकालीन शिफ्टों में काम करने के लिए प्रतिबंध लगाना और प्रसूति अवकाश, इस तरह की परिकल्पना करके उन्होंने महिलाओं के हितों पर ध्यान दिया। और हमने देखा कि जब वो स्वतंत्र भारत में जब प्रथम कानून मंत्री बने थे तो उस समय जो है हिंदू महिला बिल जो कोड आया था, हिंदू बिल कोड, जिसमें महिलाओं की स्थिति को जो है वे सुधारना चाहते थे और वो लागू नहीं हुआ, तो उन्होंने जो है कानून मंत्री से भी जो है अपना इस्तीफा दे दिया। और इसके अलावा उन्होंने जो है भारत की औद्योगिकीकरण का भी जो है सूत्रपात किया और उन्होंने ये महसूस किया कि हम अपने ही जो संसाधन है देश के, उन्हीं के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाएं, देश में औद्योगिकीकरण की रफ्तार दी जाए। और उसके लिए उन्होंने महसूस किया कि जो है बिजली का जो है संपूर्ण आविष्कार होना चाहिए और उनकी जो परियोजनाएं हैं उनको परियोजनाओं की संख्या बढ़ी जाए देश में। और उसके अलावा 1946 में उन्होंने जल आयोग की स्थापना की और उनके विजन से ही जो है देश में जो है कई तरह की बिजली परियोजनाएं हुई, जिसमें भाखड़ा नागल बांध था और दामोदर सरोवर बांध और इस तरह की जो है परिकल्पनाएं उनके काल में हुई। और उसके अलावा
उन्होंने जो एक 1925 में जो एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक जो थी द रुपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स प्रॉब्लम, उस पुस्तक के आधार पर आज भारत की जो है वित्तीय व्यवस्थाएं और वित्तीय जो नीतियां हैं वो बनाई जा रही है। और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, वित्त आयोग की स्थापना, चुनाव आयोग की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर साहब के विजन पर ही हुई। और इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो है देश को जो है एक ऐसा जो है संविधान देकर जो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान था, जो विश्व में जो अपना एक मायना रखता है, और आज हम 21वीं सदी में भी चलते हैं तो उनके जो संविधान के जो अंग है वे सब आज भी जो है उतने ही जो है महत्वपूर्ण है। और उसी तरह से आज हम उसको सूत्रपात करके हमारा देश जो है एकता के पायदान पर खड़ा है और उन्नति के पायदान पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो हम आज हमारे इस भारत संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब को उनकी 134वीं जन्मतिथि की वर्षगांठ पर हम नमन करते हैं। और हम आधुनिक भारत के निर्माता को नमन करते हुए हम आशा करते हैं कि जो है हम उनके सिद्धांतों पर चलते हुए हमारे देश को और आगे हम ले जा सकें और ज़्यादा हम उन्नति सुनिश्चित कर सकें। और आज जो प्रश्नोत्तरी है जिसमें बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो प्रकाश डाला जाएगा, निसंदेह मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो है ये एक सफलतम जो है प्रश्नोत्तरी के रूप में इतिहास में अंकित होगी। और इसके अंदर जो जिस तरह से जो है बाबा साहब के व्यक्तित्व पर और उनके सिद्धांतों के बारे में जो विचार विमर्श होगा, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो निसंदेह जो है सबके ज्ञान प्रसार में भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है एक बिंदु होगा। और वो जो है हमारी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होगा। और हम निसंदेह बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर हम हमारे देश को और अग्रणी राष्ट्र के रूप में हम रख सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही अच्छी बात। और किस तरह से आप देखिए बात रखते हैं, ये बहुत, जब भी कोई एक्सपर्ट या कोई स्पीकर आता है मैं हमेशा ये बोलता हूँ, बहुत सीखने वाली बात है किस तरह से आप अपनी बातों को रखा जाता है, किस तरह से आप बात रखते हैं। एक बार सतीश सर के लिए तालियां प्लीज, एक बार वापस से जोरदार बोलिए। चलिए तो शुरू करें प्रश्नों और जवाबों का सिलसिला। तैयार है आप लोग? नहीं है तैयार, मन से नहीं आई आवाज। तैयार है आप लोग? हाँ भाई, आवाज मन से। ताले फिर अपने लिए एक बार जोरदार बजा दीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं मेरे पहले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ। इतने सारे हाथ, ट्विस्ट डालना पड़ेगा क्वेश्चन में। चलिए आपको यह भी बताना है कि ये कहाँ हुआ। कहानी में एक और ट्विस्ट डाल दूं या अभी सवाल का जवाब ले लूं? चलिए कोई ना, हम दो दे देंगे। अभी तो मैं एक पूछता हूँ। कॉन्फिडेंस और स्माइल के साथ में जो चेहरा मुझे दिखेगा, ये स्माइल नहीं, देखो कितनी सीरियस हो। स्माइल, हाँ ये स्माइल, ये वाली स्माइल ढूंढ रहा था मैं जी। नमस्कार। Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14th April 1891 in Mahu, which is in Madhya Pradesh. It is today called Ambedkar Nagar. अपना नाम बताइए आप। Myself Kritika. कृतिका। और भी कुछ जानती हैं आप? इतनी सारी जानकारी एक साथ एक सांस में बोल दी। बोले प्राइज नहीं जाना चाहिए दूर, कुछ भी हो जाए। पक्का? Yes. सही है ये, इनका जवाब सही है। तालियां जोरदार बजाएं इनके लिए। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। जैसे कि आपने, लेकिन आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन जो मैं और पूछने वाला था वो भी अपने आप आंसर कर दिया। मैं ये भी अब पूछने वाला था जिससे और किसी को प्राइज मिलता, कि अब उस जगह को, उस स्थान को क्या कहा जाता है, जिसका आपने आंसर दे दिया है। मेरा सवाल जो था उसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, बाबा साहेब का जन्म 18 अप्रैल 1891 को हुआ था। महू नगर, जैसे आपने बताया, अंबेडकर नगर से इस नगर को जाना जाता है। और आपको बताना चाहता हूं कि इनका यानी बाबा साहेब का पूरा नाम जो है वो है भीमराव रामजी अंबेडकर। और इस नाम से बाबा साहेब, इनको एक उपाधि दी गई, उस नाम से जाना जाता है। आज भी इनके विचारों पे हम सब चाहते हैं कि हम चलें और अपने आप को और देश को अग्रणी बनाएं। तालियां प्लीज बाबा साहेब के लिए जोरदार वाली बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे दूसरे सवाल की तरफ, क्योंकि अब आप जानते हैं कि बाबा साहेब एक बेंचमार्क सेटर हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल आ रहा है।
सामाजिक न्याय के महान योद्धा के रूप में जब हम जानते हैं इनको, तो आपके यानी बाबा साहेब के प्रेरणा मिलती रहे इसको लेकर के प्रेरणा स्थल बनाया गया। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि बाबा साहेब के जन्म स्थान पे बने हुए भव्य स्मारक, जिसको हम प्रेरणा स्थल कह सकते हैं, भव्य स्मारक का पूरा नाम क्या है? हाँ, अभी कॉन्फिडेंस से अगर आप हाथ खड़ा करेंगे तो मैं आऊंगा। यहां से हाथ आगे से खड़े हैं, कम खड़े हैं, पीछे से ले लेता हूं मैं। चलिए आपसे लेता हूं मैं। जी बताइए। इसका सही आंसर होगा भीम जन्मभूमि स्मारक। ओके, आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया। और कोई बताना चाहता है या सही जवाब है? आधा तो बोल रहे हैं हमने सुना ही नहीं, हम तो ये सोच रहे थे हमारे पास आप नहीं आए। जिन्होंने सुना सही है जवाब? आधों को पता ही नहीं है। तो सही है जवाब। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। अच्छा, बड़ा ना पता है मजा आता है, मैं भी इसकी ब्रीफिंग तो आपको दूंगा, लेकिन मजा कैसे आता है, मैं इस तरफ जब जा रहा था तो जो यहां पे जिन्होंने खड़े किए हुए था, भगवान से प्रे करिए ऊपर वाला सुनेगा। नहीं, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा, लेकिन एक बार तालियां प्लीज जोरदार हो जाए इनके लिए, प्रिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, भीम जन्मभूमि स्मारक। ये एक भव्य स्मारक बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी हुई, इसमें आप झलकियाँ देख सकते हैं, उनकी शिक्षाएं, संघर्ष और साथ ही साथ में उनके समाज सुधार आंदोलन को समर्पित करते हुए यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई जाती हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मतलब लाखों लोग, करोड़ों लोग के लिए प्रेरणा केंद्र बना हुआ है, इसीलिए हर साल 14 अप्रैल को भारी संख्या में लोग उनके जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी यहाँ पर जाते हैं। एक बार वापस से बाबा साहेब के लिए तालियां जोरों से बनती हैं। देखिए, बाबा साहेब हम सभी के लिए एक आदर्श हैं। उनके अगर हम कामों की बात करें या कार्यों की बात करें तो शायद 1 घंटा बहुत कम होगा उसके लिए, लेकिन उनसे उनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई कुछ बातों को जानने के लिए मैं गुजारिश करता हूं श्री GL वर्मा जी, आप महासचिव हैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के। तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार GL वर्मा जी के। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब को नमन। इस कार्यक्रम में हमें बुलाया उसके लिए दूरदर्शन का धन्यवाद। और बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया था, हमें ऐसा संविधान दिया जिसके कारण आज भी भारत अखंड है और प्रगति कर रहा है। और उन्होंने जो 3 सूत्र दिए थे, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो हमें हर समय ये याद रख के आगे बढ़ना है। और देखिए, एक ऐसा संविधान है ये जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो। सबसे पहले तो जो है 50% आबादी जो महिलाओं की है, इस संविधान के आने के बाद में बिल्कुल उनको पूरे के पूरे वो अधिकार मिल गए जो पुरुषों के पास थे, करीब करीब। उसके पहले ये संभावना ही नहीं थी। तो आप देखिए कि जो है ना, आज जो है महिलाएं, आधी महिलाएं जो है और आधे पुरुष हैं। ये उसी की देन है कि आप लोग महिलाएं यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा भी रही हैं और पढ़ भी रही हैं और हमें भी पढ़ा रही हैं। ये देखिए जो है, पहले खाली हम ही पढ़ाते थे, अब हम पढ़ रहे हैं आप लोगों से। तो ये उसी की देन है, उन्हीं की देन है। और जो अपना स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ किया जिसकी कि चर्चा कम रहती है। उन्होंने जो इकोनॉमिक्स में किया उसकी भी चर्चा कम रहती है। सबसे ज़्यादा चर्चा संविधान के ऊपर ही रहती है और उनको संविधान के ही निर्माता के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो संविधान दिया वो बहुत बढ़िया दिया, हम उसका उनके कृतज्ञ हैं। और इस जयंती पर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी को और सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं पेश कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि मैं उनके दिखाए हुए मार्ग पे आगे भी चलता रहूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। और ये तो आपका ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का सपना है कि हम बाबा साहेब के दिखाए हुए मार्गदर्शन या मार्ग पे चलते रहें, उनसे मार्गदर्शन पाते रहें, और इसी के लिए हम उनको इतना मानते हैं। उनके सम्मान के लिए एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है, जैसे कि अभी बताया वर्मा जी ने भी कि आपको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है आइडली, तो हम इस बात को जानते हैं कि संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है उनका। लेकिन जब हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो जो महान बनने की जो प्रक्रिया थी वो बचपन में ही कहीं ना कहीं शुरुआत उसकी हो चुकी थी, और फिर बड़ा होकर उन्होंने क्या किया हम सब इस बात को जानते हैं। आपको मुझे ये बताना है कि बाबा साहेब के बचपन में उन्हें पढ़ाने और मार्गदर्शन देने वाले गुरु का क्या नाम है? हाँ, अब हाथ खड़ा हुआ कॉन्फिडेंस से है तो यहीं पे आ जाते हैं, दूर जाने की ज़रूरत ही क्या है ना। हाँ बताइए। नमस्कार सर अंबेडकर जी के गुरु का नाम था श्री केशव जी कृष्णा अंबेडकर। दोबारा एक बार बता दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया केशव इसमें। जी कृष्णा अंबेडकर। पक्का? यस सर। आपका नाम बताइए। श्रेयांशी शुक्ला। कौन नर्वस हो गई थी एकदम से? मैं आया तो बोले है इसलिए नाम में कन्फ्यूजन हो गया था। पक्का है ना? कंफर्म दे दूँ? पक्का इनका जवाब सही है? यस सर। दे दीजिए तालियां भी बहुत जोरदार बजा दीजिए। हे भगवान मिल गया, थैंक यू। इतनी नर्वस स्माइल थी, पता है स्माइल थी, हाथ खड़े हो जैसी मैं इनका नाम डर गई, बोले विश्वास नहीं हुआ। ताली प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जवाब वापस से मैं दे देता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा फंबल हुए एक दो बार। कृष्ण केशव अंबेडकर ये इनका पूरा नाम है। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, इनका सरनेम जो है वो अंबेडकर है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े ये बेंचमार्क सेटर रहे होंगे बाबा साहेब के लिए कि फिर उन्होंने बाद में अपना सरनेम अंबेडकर किया। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप यानी कि कृष्ण केशव अंबेडकर जी पहले स्कूल से अगर हम बात करें तो स्कूल टीचर थे। उसके बाद में उन्होंने सिर्फ शिक्षा में ही नहीं बल्कि ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी में अपना मार्गदर्शन किया। उन्होंने बाबा साहब के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति दिखाई और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया कि वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड एजुकेशन इज इंडीड इंपॉर्टेंट। ये समझाना बहुत ज़रूरी था और वो उन्होंने समझाया। साथ ही साथ में दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं गुरु के उपनाम अंबेडकर को बाद में डॉक्टर भीमराव ने अपनाया, जो असल में बेसिकली सखपाल था। तो उससे फिर अंबेडकर आप बने और आज हम जैसे जानते हैं भीमराव अंबेडकर नाम से इनको जानते हैं। अगर आपको मैं आइडली बताऊं तो 3 गुरुओं को फॉलो करते थे। जो थर्ड गुरु थे उनका भी अपने आप में बहुत बड़ा एक योगदान रहा है बाबा साहेब की ज़िंदगी में, जिनका नाम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले। आपको बताना चाहता हूँ आप एक शिक्षाविद थे, मैं ज्योतिराव जी की बात कर रहा हूँ, और प्रमुख समाज सुधारक भी थे। उनके विचारों और कार्यक्षेत्रों से प्रभावित होकर के भी अंबेडकर जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान के लिए संघर्ष किया। उनके द्वारा मतलब फूले जी के द्वारा दिए हुए विचारों की मान्यता और अनुसरण किया और उनकी प्रेरणा से आपने समाज में बदलाव के लिए बहुत सारे कठिन परिश्रम किए और आपने एक तरह से हमें संदेश दिया कि जो भी पाना है शायद आपको कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। एक बार तालियां जोरों से बजा दीजिए प्लीज। जैसे कि आजकल आप देखते हैं बहुत सारी पर्सनालिटीज़ पे डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, फिल्म्स बनती हैं। फिल्म देखते हैं आप लोग? कितने लोग फिल्म्स देखते हैं? गलत ही सवाल पूछ लिया, सभी देखते हैं। आप नहीं देखते हो क्या? हम सब देखते हैं। हाँ, तो फिल्मों से तो नहीं बोलूँगा, फिल्म से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आ रहा है। तैयार हैं आप? ओके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और संघर्षों को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए वैसे तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन आप जो मेरा सवाल है आपको मुझे बताना है कि बाबा साहेब पर बनी पहली, ध्यान से सुनिएगा, बाबा साहेब पे बनी पहली मराठी फिल्म का नाम क्या है और वो किस वर्ष में रिलीज की गई थी? पहली मराठी फिल्म बहुत सारी बनी है, उसका नाम क्या है और ये मूवी हमारे बीच में किस वर्ष में आई थी? सर अब तो आ जाओ। आ रहा हूं भाई, इतना दर्द। आ रहा हूं भाई, आ गया। किससे पूछो अब ये बता दो।
मीर से सर, मैं आ रहा हूं, मैं भाग के आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। देखो हाथ ही नीचे नहीं कर रहा है, मेरे हाथ को देखिए कैसे फॉलो हो रहा है। हाँ आ गया, मैं आ गया। हाँ जी 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 जी। नमस्कार सर। तो जो पहली मराठी फिल्म थी बाबा साहेब अम्बेडकर की, वो थी भीम गर्जना, सन 1990 में जो बनी थी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम केशव है। तो अभी केशव नाम आया था, उसके बाद से लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है अपना चांस आ जाए। सही है इनका जवाब? यस सर, सही है हमारा। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए प्लीज। भीम गर्जना, थोड़ा सा सही कर दे रहा हूं आपको, इफ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुई है। भीम गर्जना वैसे तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट थे। 1990 बिल्कुल सही जवाब है ये। इस फिल्म ने बाबा साहेब के सामाजिक आंदोलन, इसके साथ साथ में संघर्ष, शिक्षा को लेकर किए गए प्रयास सशक्त रूप में दिखाने का काम किया था। आपको बताना चाहता हूं, यह फिल्म दर्शकों के दिल में इतनी छू गई थी कि आम जनता तक इसका जो फिल्म जब पहुंची तो उनका जो मैसेज पहुंचा वो बहुत पॉजिटिवली पहुंचा। आपको बताना चाहता हूं कि गर्जना, जो गर्जना वर्ड लिया गया था, ये इसीलिए लिया गया था जिससे कि आप यानी कॉमन मैन तक उनकी जो आवाज़ है वो पहुंचे और उससे वो बहुत सारी इंस्पिरेशन ले। एक बार तालियां प्लीज जोरदार होनी चाहिए बाबा साहब के लिए। चलिए सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक और शख्सियत आई हुई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे बीच में आएँ और दो शब्द हमसे साझा करें। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर सरीना कालिया जी की। आप मुख्य आवास अधिकारी हैं, छात्रा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तालियां प्लीज एक बार डॉक्टर प्रोफेसर आपके लिए बहुत जोरदार होनी चाहिए प्लीज। मैम एक चीज़ मैं बिफोर यू स्टार्ट मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, स्माइल बहुत अमेजिंग है। इतना हार्ड जो आप टास्क करते हैं उसके बाद भी समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, हार्ड। छात्राएं ज़्यादा हंस रही हैं, ताली एक बार पहले मैम के लिए बजा दीजिए फिर। ओवर टू यू मैम प्लीज। सर्वप्रथम मैं अंबेडकर सेंटर और दूरदर्शन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारी छात्राओं और छात्रों को यहाँ पर आमंत्रित किया, उनको थोड़ी सी देर 2-3 घंटा फ़ोन से दूर रहने का एक अवसर प्रदान किया। और तहे दिल से धन्यवाद इन बच्चों का जिन्होंने अपने छुट्टी वाले दिन को इतना खूबसूरत बनाने के लिए सोचा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्टीन्थ फरवरी सबको याद रहता है, लेकिन आज ये प्रण लें कि 14 फरवरी से ज़्यादा हम 14 अप्रैल याद रखेंगे। एक ऐसी महान विभूति का जन्म और उनको तराशने का जिनको अवसर मिला, उसके ऊपर बड़ा सुंदर कहा जा सकता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप ये देखिए, ये जो कड़ी है एक शिष्य और गुरु के बीच में कितनी मजबूत होनी चाहिए कि एक गुरु ने ऐसा शिष्य चुना जिसने संविधान का निर्माण किया और देश निर्माण की बात सोची। मैं उनको नमन करती हूँ और साथ में सभी बच्चों को कहती हूँ कि प्लीज़ इनको आप पूरी तरीके से समझें। कितने साधारण व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व इतना सिंपल था कि उनके पिता का कहना चाहिए उनकी आज्ञा, गुरु की आज्ञा मानते हुए और अपनी बात को दृढ़ता से रखने का जो उनके अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था, वो हमको सीखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में समानता और न्याय की स्थायिता के लिए
वर्ष 1927 यानी कि 1927 में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1927। हाथ उठा के नीचे कर दिया, कंफ्यूज हो गए थे? हाँ, कंफ्यूज हो गए थे। हाँ हाँ, बोल दो, क्या हुआ? यहां से किससे पूछा जाए? कॉन्फिडेंस से हाथ कैसा खड़ा हुआ है? चलिए आपके पास आता हूं मैं, आप बताइए। इस प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से महार मूवमेंट 1927। ओके, अपना नाम बताइए। अंजलि। अंजलि, तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए अंजलि के लिए। अंजलि, आपने जवाब सही दिया। महाड़ मूवमेंट कह सकते हैं, सत्याग्रह बेसिकली ये था, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी में बताना चाहता हूँ। महाड़ सत्याग्रह के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय समाज में समानता और न्याय की स्थायिता के लिए इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसका नाम है महाड़ सत्याग्रह। यह सत्याग्रह 1927 में हुआ था और इसका उद्देश्य महाड़ के एक तालाब में पानी को लेकर के अधिकार दलितों को दिलाने का था। आपको बताना चाहता हूं कि उनका ये संदेश था कि सबको समान अधिकार है, चाहे वो खाने पे हो, चाहे वो पीने पे हो, उठने पे हो, बैठने पे हो, जागने पे हो, सोने पे हो, नौकरी पे हो, हर एक इंसान मनुष्य समान है। इस विचारधारा के लिए दिल से तालियां जोरों से बजा दीजिए प्लीज बाबा साहब के लिए। चलिए बढ़ते मेरे अगले सवाल की तरफ। आई एम काइंड ऑफ श्योर कि बहुत सारे इस पे हाथ उठेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत का संविधान, जिसके रचयिता बाबा साहेब हैं। मेरा जो सवाल आ रहा है उससे जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि भारतीय नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी संविधान के अंदर मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए कौन सी अनुच्छेद संख्या में वर्णित है? आपको मुझे संख्याएं बतानी है अनुच्छेद की संविधान के अंदर। मौलिक अधिकार, थोड़ी देर में अब यही होने वाला है लगता है। हाँ हाँ, आ जाओ सर, अब तो देख भी लिया आप, क्या मतलब। अच्छा ठीक, आ जा रहा हूँ यार, ऐसी क्या बात है। बाकी देखो हाथ ही नीचे हो गए, बोले क्या फायदा, इतनी मेहनत से हाथ खड़ा करो, पूछते ही नहीं है। जी जी, 12 से 35 अनुच्छेद। 12 से 35 अनुच्छेद। नाम बताइए अपना। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार, सही जवाब है इनका? देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुझे अब ऐसे ऐसे करके बुलाना है। यही मैंने भी सुना, हम भी ऐसे ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इसका मतलब ये नहीं है। ना ना ना, बट सही जवाब। तालियां प्लीज एक बार जोरदार पहले हो जाए। जी हाँ, मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो वो दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, जो कि प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपको बताना चाहता हूं, इन अधिकारों से हमें स्वतंत्रता, समानता, शोषण से मुक्ति, धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव से मुक्ति, इस जो ये अनुच्छेद दिए गए हैं 12 to 35 इनमें शामिल है। आपको बताना चाहता हूं, इन अधिकारों से भारतीय नागरिकों में एक मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान की और भारतीय समाज में न्याय की स्थापना में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। प्लीज एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए। तो सवालों का ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक और बहुत ही अमेजिंग सिंगर हमारे बीच में आई हुई है, कलाकार हमारे बीच में आई हुई है, तो क्यों ना एक सिंगिंग परफॉर्मेंस ली जाए? तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए काजल जादव के लिए। तालियां एक बार जोरदार काजल के लिए। काजल, बहुत बहुत स्वागत है, माइक इज ऑल योर्स। आप शायद एमए कर रही हैं म्यूजिक डिपार्टमेंट से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। काजल के एक बार तालियां हो जाए, फिर हम इनकी सिंगिंग पे चलते हैं। सभी को नमस्कार।
मेरा नाम काजल है और मैं आप सभी के सामने बाबा साहेब का एक गीत सुनाने जा रही हूँ। इतना अच्छा तो नहीं गाती पर ट्राई करूँगी, है ना। मिलता नहीं अधिकार अगर मेरे बाबा ना होते, मिलता नहीं अधिकार अगर मेरे बाबा ना होते, बाबा ना होते, बाबा ना होते, बाबा ना होते भी बाबा ना होते, मिलता नहीं अधिकार अगर मेरे बाबा ना होते, मिलता नहीं अधिकार अगर मेरे बाबा ना होते, गिरते हुए को आन उठाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, मिलता न हमें सत्कार अगर मेरे बाबा ना होते, मिलता नहीं अधिकार अगर मेरे बाबा ना होते, भीमराव हो गए अवतारे, बल बल जाऊं मैं बलिहारे, होता नहीं उद्धार अगर मेरे बाबा ना होते, मिलता नहीं अधिकार अगर मेरे बाबा ना होते, जीवन भर संघर्ष किया था, बदले में हमसे कुछ न लिया था, जीवन भर संघर्ष किया था, बदले में हमसे कुछ न लिया था, करता न कोई उपकार अगर मेरे बाबा ना होते, करता न कोई उपकार अगर मेरे बाबा ना होते, मिलता नहीं अधिकार अगर मेरे बाबा ना होते, ऐसे नियम हम सबको बनाए, संविधान के जनक कहाए, ऐसे नियम हम सबको बनाए, संविधान के जनक कहाए, शिव गिर न होता भव पार अगर मेरे बाबा ना होते, शिव गिर न होता भव पार अगर मेरे बाबा ना होते, मिलता नहीं अधिकार अगर मेरे बाबा ना होते। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग गाना और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, हम लोग शब्दों को भी एंजॉय कर रहे थे। तालियां प्लीज एक बार जोरों से शोरों से बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे सवाल की तरफ जो कि आने वाला है अगला। आपको मुझे बताना है कि वो देखिए वो पीछे बोले मैं बताऊंगा, अब मेरी बात। सवाल तो सुन लीजिए पहले। चलिए सवाल पे आते हैं। बाबा साहेब ने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान लिया था। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि बाबा साहेब ने अपने जीवन में कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। कितनी भाषाएं आती थीं, ज्ञान प्राप्त किया था अपने जीवन काल में। आपको मुझे संख्या बतानी है। सर अब ऐसे ही हो रहा है। अभी तो आया हूँ, ये इतनी बार यहाँ बेचारे ये ताली बजाने थोड़ा आए हैं, ये भी बेचारे इसी उम्मीद से आए कि हम अवार्ड मिलेगा हमें। आगे से मैंने नहीं लिया है तो मैं आगे से ले। हाँ जी बताइए। हाँ खड़ी होने वाली थी वो। सर आप आ रहे हैं कि मैं खड़ी हो जाऊँ? जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। बाबा साहेब ने टोटल 9 भाषाओं का ज्ञान लिया है। हिंदी,
अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, गुजराती, मराठी, फारसी और जर्मनी और फ्रेंच। जर्मन और फ्रेंच, सॉरी। हाँ, गुजराती, फारसी। हाँ ठीक है, अपना नाम बताइए। सीमा प्रजापत। सीमा। यस सर। सीमा, ये अवार्ड आप 9 बता रहे तो भी मिल जाता, तो लग रहा था कि जाए नहीं भी कहीं से। कोई बात नहीं, आपका जवाब सही है, थोड़ा बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन 9 जो मेरा सवाल था उसका जवाब सही है। सीमा के लिए तालियां एक बार जोरदार हो जाएंगे। अच्छा, आप ये देखिए, दोस्त की भूमिका, मुझे नहीं पता दोस्त बैठे कौन बैठे, फारसी, जर्मन। जवाब सही है, थोड़ा मैं इसको सही कर देता हूं एक, कि जो भी मिस्टेक्स हुई हैं। बिल्कुल सही जवाब, 9 भाषाओं का ज्ञान। आपको बताना चाहता हूं, उन भाषाओं में हिंदी पहली, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, मराठी, फारसी, गुजराती शामिल है। उनकी भाषा कौशल ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों, समाज और धर्मों को समझने में मदद की, और साथ ही साथ में उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग समाज में सुधार को लाने के लिए किया, कि आप लोगों तक पहुंच सकें, लोग आपकी बातों को समझें, आप लोगों की बातों को समझें। और आप देख सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि, वैसे तो हमारा देश ही भाषाओं का देश है, लेकिन आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश की ही भाषाएं का ज्ञान लिया, आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी ज्ञान लिया। क्या ज्ञानी पुरुष थे, तालियां दिल से एक बार जोरों से बजा दीजिए। चलिए, अब जब ज्ञान की बात हो रही है तो हम सब इस बात को जानते हैं कि बाबा साहेब ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी अपने जीवन काल में। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। पढ़ने में क्योंकि बहुत तेज़ थे, आपको मुझे बताना है कि बाबा साहेब के पास में कुल कितनी डिग्रियां थीं। और जवाब, जब ऑडियंस, अगर ऑडियंस को भी, हमारी ऑडियंस टीवी पे देख रही है, आप जवाब ध्यान से सुनेगा, आप शॉक्ड होंगे, सरप्राइज्ड होंगे, शायद इम्पॉसिबल आपको लगे, लेकिन पहले मैं जवाब ले लेता हूं। आप लोग वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूं, अभी बताता हूं आपको क्या देख पा रहा हूं। वैसे पीछे आया तो मैं, हाँ मैं लड़कों, वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन ओनली। हाँ बेटा बताइए। मेरे पास 32 थी। क्या डिग्रीज? पक्का? नाम बताइए अपना। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत क्या है? ताले एक बार जोरदार हो जाएंगे। अब जो मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से मैम भी स्माइल की थी, मैंने भी स्माइल करी थी, थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं 3-4 लोग जो मेरी निगाहों में उनके पास नहीं पहुंचा ना, तो अब ये, बट एक बार तालियां जोरदार हो जाए। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन जो व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम को, प्रश्नोत्तरी को घर पे भी देख रहे हैं, आई एम श्योर, आई एम शॉक, आई मीन 100% श्योर कि आप भी सरप्राइज होंगे अगर आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 की बात नहीं हो रही है, यहां पर 3, 2, 32 डिग्रियां। पहले तो एक बार तालियां जोरों से बजा दीजिए अपने बाबा साहब के लिए। आज के इस आधुनिक युग में भी अगर हम परिकल्पना करें 32 डिग्रियों की, तो शायद एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबलनेस हमारे सामने आएगी, लेकिन उस जमाने में आपने 32 डिग्रियां प्राप्त करी, इसीलिए आप महान कहलाते हैं, इसीलिए आप महान हैं, इसीलिए आप महान बने। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी महान चीजें आपने करी जो आज भी बेंचमार्क सेटर हैं। अगर हम बात करें इनकी, तो मैं बताना चाहता हूं, आपने विविध क्षेत्रों में या विषयों में आपने शिक्षा प्राप्त करी, जिसमें राजनीति विज्ञान है, कानून है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, और भी कई अन्य क्षेत्रों में आपने जो है शिक्षा प्राप्त करी। उनके शैक्षिक कार्यों ने उन्हें भारतीय समाज में सुधार और न्याय के लिए एक प्रभावशाली मार्गदर्शक बनाया। एक बार बाबा साहेब के लिए तालियां जोर से बजा दीजिए प्लीज। बाबा साहेब से जुड़ी हुई बात हम करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एक और शख्सियत हमारे बीच में आई हुई है। मैं जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करूंगा श्री भागचंद मीणा जी। सेवानिवृत्त हैं आप, IRS अधिकारी। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए भागचंद जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। थैंक यू।
मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बाबा साहब के ऊपर जो प्रोग्राम प्रश्नोत्तरी चल रहा है इसका भाग बना हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ GL वर्मा जी को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इसका भाग बन सकूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन है उसका मतलब वो मानव जैसे कहे ना कि एक आदमी अपने जीवन में ऐसा कुछ कर गया। आप कल्पना करो कि आज से 100 साल पहले भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या थी और उसमें वो काम किया उन्होंने। आज 100 साल बाद में, संविधान के लागू होने के 75 साल बाद में, जो काफ़ी लोग अभी भी उसमें वो मिलता है उस टाइम कर गए। और हिंदुस्तान की उस टाइम पे मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उसके 10% को भी थोड़े प्रिविलेज थे, 90% तो सारे के सारे अंडर प्रिविलेज थे, जिसमें 50% जैसे वुमेन का तो था ही। तो उन्होंने कितनी दूरदर्शिता से इस भारत के संविधान को बनाया। भारत के संविधान के जब हम एज ए स्टूडेंट पढ़ा था तो पढ़ा था कि ये भारत का संविधान बहुत विशाल संविधान है, लेकिन भारत के संविधान, पूरे संविधान के अंदर इंडिया की हर समस्या का समाधान है। और ये भारत एक रहेगा तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान की वजह से रहेगा। इसलिए हमें संविधान की रक्षा जो हमें देखे गए उसको हर कीमत पर करना है। ये कहते हुए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है एक साप्ताहिक पत्रिका से जुड़ा हुआ। बाबा साहेब ने एक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत करी थी। आपको मुझे उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम बताना है। क्या नाम था उस साप्ताहिक पत्रिका का, वो आप बता देंगे तो ये पुरस्कार चमचमाता हुआ आपके पास। हाँ, हताश हो गया। इधर हाथ ही खड़ा नहीं किया, देखो बोला आएंगे ही नहीं, क्या फायदा। पीछे बीच में से मैंने नहीं लिया है ना आप। हाँ हाँ हाँ, आ गया मैं। सर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1920 में मराठी भाषा में साप्ताहिक जो एक पत्रिका थी मूक नायक, उसका संचालन किया था। और मूक नायक का अर्थ होता है कि गूंगों का नेता या फिर बेजुबानों का नेता, जो कि दलितों का या गरीबों की आवाज़ बनने के लिए उन्होंने उसका संचालन शुरू किया था। थैंक यू। आपने मेरा वाला काम भी कर दिया। नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज, तालियां एक बार पंकज के लिए जोरों से हो जाए भाई, क्या बात है। एक सांस में बोलने कला, स्विमिंग में करते हैं आप? ऐसा स्विमिंग जो करते हैं सांस रोकनी पड़ती है ना। बोलना शुरू किया, पुरस्कार कहीं नहीं जाना चाहिए आज। मेरा काम भी कर दिया। बोले दो मेरे को। तालियां एक बार जोरदार हो जाए प्लीज। बहुत कुछ तो आप बता ही चुके हैं, इसलिए मैं इसकी ब्रीफिंग बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा। लेकिन ये बात सही है कि ये साप्ताहिक पत्रिका थी, मूक नायक इसका नाम था। और आप पहले बता चुके हैं, मूक मतलब मौन, मौन लोगों को, नायक मतलब जो समाज में आवाज़ उठाने के लिए एक पत्रिका जो आप लेकर के आए थे। बाकी आप सारी जानकारी दे चुके हैं। तालियां इनके लिए एक बार जोरदार हो जाएं। अगले सवाल पे बढ़ने से पहले एक और शख्सियत हमारे बीच में आई हुई है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, हमें मंच पे ज्वाइन करें। आप हैं डॉक्टर केसर चयाल, सहायक प्राध्यापक हैं आप, गृह विज्ञान विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। तालियां प्लीज एक बार मैम के लिए जोरदार हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है मैम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी और दूरदर्शन केंद्र का, जिन्होंने हमें हमारी राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्राओं और महाराजा विश्वविद्यालय की छात्रों को यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे कि हमारे बच्चे प्रेरित होंगे और बाबा साहब के बारे में भी, उनको जो जीवनी है उनके बारे में उनको जानने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इसी तरह के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम या जो दूसरी गतिविधियाँ होती हैं वो हमारे बच्चों को बहुत ही प्रेरित करती हैं और उनको
बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका प्रदान करती हैं। बाबा साहब जो हैं वो उनकी जो जीवनी है वो बहुत ही प्रेरणादायक रही है हम सभी के लिए। वो एक रोल मॉडल रहे हैं और इस तरीके से ऐसे महापुरुषों से संबंधित जब हम कोई चर्चा करते हैं और हमारी युवा पीढ़ी अगर वहाँ बैठती है तो ये निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और ये उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है और इनसे उनकी लर्निंग भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन केंद्र का और अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का, जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, जब आप अपनी स्पीच दे रही थी हमें, जब आप यहाँ पर बता रही थी, तो ये दो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका हाथ उठ रहा था। आप कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं आपके पास आऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था आप कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, बच्चियाँ शायद कुछ कहना चाहती हैं, तो मैं आ ही जाता हूँ उनके पास में। जी, अपना नाम बताइए और आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। From this side, Seema Prajapat. A very happy good afternoon to one and all. I want to start a poem. भारत के इतिहास को नई दिशा देने वाले, भारत के इतिहास को नई दिशा देने वाले वो महार भी कितने महान थे, वो महार भी कितने महान थे। कुछ लिखूं तो कम पड़ जाते हैं शब्द, कुछ लिखूं तो कम पड़ जाते हैं शब्द, कुछ अभिव्यक्त करूं तो कम पड़ जाते हैं भाव, कुछ अभिव्यक्त करूं तो कम पड़ जाते हैं भाव। वास्तव में वो अंबेडकर जी की हस्ती भी कितनी महान हस्ती है। पिछड़ी जाति से आने वाला था एक बच्चा, पिछड़ी जाति से आने वाला था एक साधारण सा बच्चा। किसे पता था आगे चलकर वो क्रांति लाने वाला था। शिक्षा से प्रेम था जिसको, तथ्यों और तर्क से बातें करता था। शिक्षा से प्रेम था जिसको, तथ्यों और तर्क से बातें करता था। जाति के ठेकेदारों से भला कब तक दबने वाला था। सहा जुल्म सितम, सहा जातिवाद, सहा जुल्म सितम, सहा जातिवाद। गरीबी भी सही, सहा भेदभाव। विद्या को बना हथियार, विद्या को बना हथियार। वो जन सेवा के हित में लड़ता रहा, लड़ा मुश्किलों से, कठिनाइयों से, पर रुका नहीं, वो लड़ता रहा, पर रुका नहीं, वो लड़ता रहा। ये छुआछूत को मिटाने वाले भीमराव, ये छुआछूत को मिटाने वाले भीमराव। दलितों के जीवन में उजियारा लाने वाले भीमराव, दलितों के जीवन में उजियारा लाने वाले भीमराव। मंदिर जाने का हक न था, वो हक भी दिलवाए तुमने। मंदिर जाने का हक न था, वो हक भी दिलवाए तुमने। जनहित में जो नियम सही लगे, जनहित में जो नियम सही लगे, सत्ता से मनवाए वो नियम, सत्ता से मनवाए वो नियम। विदेश की धरती पर जाकर तुम कीर्तिमान रचकर आए, विदेश की धरती पर जाकर तुम कीर्तिमान रचकर आए। भारत का बढ़ा मान जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनकर आए। दिया लोकतंत्र का तोहफा, दिया लोकतंत्र का तोहफा। अंबेडकर ने जब संविधान लिखा, अंबेडकर ने जब संविधान लिखा। भारत का बन गए गौरव, भारत का बन गए गौरव। और दलितों को उनमें भगवान दिखा, और दलितों को उनमें भगवान दिखा। थैंक यू। और कोई भी हाथ खड़ा कर रहा था? बोले ये गलती नहीं कर सकते आप। गिफ्ट ऐसे कैसे आप? सॉरी मैम, मिल गया आपको गिफ्ट? कंफर्म? दिखा दीजिए, सबको प्रूफ हो जाएगा। हाँ, मिल गया है। हाँ, और कोई भी हाथ खड़ा कर रहा था यहाँ से? आप कहना चाह रहे थे? इतना बड़ा गाना गाया था, उनको तो गिफ्ट ही नहीं दिया आपने। आता हूँ सर अभी मैं। जी नमस्कार, मेरा नाम पूजा शेखावत है। मैं कोई कविता नहीं, अंबेडकर जी के ऊपर अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी कि अंबेडकर जी अब कहाँ हैं। मैंने अंबेडकर जी को देखा है, ना सिर्फ किताबों के पन्नों में, ना संविधान के पन्नों में। मैंने अंबेडकर को उस मजदूर की आंखों में देखा है जो अपने हक के लिए आज भी लड़ रहा है। मैंने अंबेडकर को उस माँ की आंखों में देखा है जो अपने बच्चे को कहती है कि बेटा पढ़ लिख कर एक अफसर बनना। जहाँ सपनों को छूने की हिम्मत है, वहाँ अंबेडकर को मैंने देखा है। जहाँ लड़कियाँ कहती हैं कि हमें बराबरी चाहिए, मैंने वहाँ अंबेडकर को देखा है। अंबेडकर कोई नाम नहीं, वो विचार है, वो एक संघर्ष है, जिन्होंने सबको कहा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। धन्यवाद। क्योंकि वर्मा सर ने बोला है कि ये करना है तो ये करना है। मैं सतीश सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काजल बेटा एक बार आप आ जाएं, एक बार तालियां जोरदार हो जाएं, शोरदार हो जाएं। बहुत ही बढ़िया आपने परफॉर्मेंस किया था। प्लीज सर, प्लीज बागचंद सर, सर प्लीज तालियां एक बार जोरदार हो जाएं प्लीज। बहुत बढ़िया।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। तालियां प्लीज जोरदार होती रहे। मन तो बड़ा कर रहा है कि बस मैं यहाँ से सवाल पूछता जाऊँ, जवाब आते जाए, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है, कहता है कि समय अब हो चला है, अगली प्रश्नोत्तरी में हम मिलेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, दूरदर्शन का ये रीत रही है कि हम अतिथि देवो भव भी करते हैं और साथ साथ में जब हमारे बीच में आप लोग आते हैं तो हम आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। मैं इस कार्य के लिए श्री सुरेश चंद मीणा जी, सहायक केंद्र निदेशक, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमें स्टेज ज्वाइन करें। तालियां प्लीज़ एक बार सुरेश सर के लिए जोरदार होनी चाहिए। दूरदर्शन जयपुर स्टूडियो परिसर में आयोजित इस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सभी प्रतिभागी आए, आपका तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका। और अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जो इस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के लिए विशेष जो प्रोत्साहन रहा है उसका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे तमाम मेहमान आए, हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम देश में लोकतंत्र को इसी तरह से और पल्लवित, पोषित और आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी जो घर पे हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इतना प्यार बनाए हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप हमारे साथ में यहाँ जुड़े, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग और आप अपने स्मार्टफोन पे वेव्स, WAVES वेव्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि वो आपका साथी है 24/7 एंटरटेनमेंट का, और वो भी हमारी तरफ से होने वाले एंटरटेनमेंट का। तो एक बार तालियां जोरदार हो जाएंगे, फिर मिलेंगे एक और प्रस्तुति कार्यक्रम में। जोरदार तालियां, शोरदार तालियां। एक घर जैसा एहसास, अपनेपन से भरा हुआ, एसी, वाईफाई, लिफ्ट, स्वच्छ एवं क्लीन रूम, सारी आधुनिक सुविधाओं युक्त सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, अ होम अवे फ्रॉम होम। A664 सिद्धार्थ नगर, A ब्लॉक, जयपुर। BCM रॉयल रेजिडेंसी की एक यूनिट। पार्टी एवं फंक्शंस के लिए हॉल, 150 से 250 मेहमानों के लिए विशाल और भव्य बैंक्वेट, जन्मदिन से लेकर हर छोटे बड़े समारोह के लिए उपयुक्त, चाक भात, हल्दी, जलवा जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों के लिए खास व्यवस्था, पार्टी, रिसेप्शन, विवाह, रिंग सेरेमनी आदि के लिए आदर्श स्थल, सुंदर और उचित लाइटिंग की पूरी व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी मेन्यू और केटरिंग की सुविधा, टेबल और कुर्सियों की संपूर्ण सुविधा, बूफे टेबल्स की सेवा, राउंड टेबल्स की भी विशेष व्यवस्था। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9711100897 और 9414961234, लैंडलाइन 01414076 सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, जहां हर पल हो खास और हर आयोजन बने यादगार। एक घर जैसा एहसास, अपनेपन से भरा हुआ, एसी, वाईफाई, लिफ्ट, स्वच्छ एवं क्लीन रूम, सारी आधुनिक सुविधाओं युक्त सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, अ होम अवे फ्रॉम होम। A664 सिद्धार्थ नगर, A ब्लॉक, जयपुर। BCM रॉयल रेजिडेंसी की एक यूनिट। पार्टी एवं फंक्शंस के लिए हॉल, 150 से 250 मेहमानों के लिए विशाल और भव्य बैंक्वेट, जन्मदिन से लेकर हर छोटे बड़े समारोह के लिए उपयुक्त, चाक भात, हल्दी, जलवा जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों के लिए खास व्यवस्था, पार्टी, रिसेप्शन, विवाह, रिंग सेरेमनी आदि के लिए आदर्श स्थल, सुंदर और उचित लाइटिंग की पूरी व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी मेन्यू और केटरिंग की सुविधा, टेबल और कुर्सियों की संपूर्ण सुविधा, बूफे टेबल्स की सेवा, राउंड टेबल्स की भी विशेष व्यवस्था। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9711100897 और 9414961234, लैंडलाइन 01414076 सीरहा रॉयल रेजिडेंसी, जहां हर पल हो खास और हर आयोजन बने यादगार।